साथियों नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आपके अपने चैनल एग्जाम हिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर के आ रहे हैं और उसमें भाग 5 और भाग 5 में राष्ट्रपति को अध्ययन कर रहे हैं, ठीक ना। और राष्ट्रपति के अध्ययन में हम कहाँ तक क्या क्या अध्ययन कर चुके हैं। तो जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं और उन शक्तियों में भी जैसे कि आपको पता होगा कि शुरुआत में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया था। एक शक्ति थी जिसका नाम यहाँ पर कहें तो सामान्य शक्ति थी और दूसरी जो है आपातकालीन शक्ति थी। तो आपातकालीन शक्तियों को हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ लिया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से समझा दिया है। और जो सामान्य शक्तियाँ होती हैं उसके कई सारे खंड हैं। कई सारे खंडों में हमने जो खंडों में बांट कर पढ़ने का प्रयास किया है वो जैसे कि हमने कार्यपालिका शक्ति आपको पढ़ा दिया है। कार्यपालिका शक्ति के बाद राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ होती हैं वो भी हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और न्यायिक शक्तियों के बाद जो आज हमारा टॉपिक होगा अगला, वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ होंगी। क्या होगा भैया? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों का मतलब जो संसद होती है उन संसद में राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, ठीक ना। जो आप जानते हो संसद जो होती है वो लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर के बनी होती है। तो संसद में जो लोकसभा राज्यसभा होता है, जो सदन होता है हमारा, उसमें राष्ट्रपति का क्या हस्तक्षेप होता है या क्या भूमिका होती है, इस बात को समझना है। और वही सारी बातें यदि हमने समझ लिया तो उन्हीं सबको क्या नाम दे देंगे? उन्हीं सबको कहेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का नाम देंगे, ठीक है। तो जैसे एक आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या है। जैसे कि एक आर्टिकल यहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 86, यानी कि आर्टिकल नंबर 86 में क्या लिखा हुआ है ये समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है इसमें है राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक ना। तथा सदन को संदेश भेजने का अधिकार यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 86 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को अभिभाषण तथा सदन को संदेश भेजने का अधिकार होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तथा सदन को संदेश भेजने का अधिकार है। इनको 2 खंडों में अगर देखें तो ये 2 खंडों में बांट करके अगर पढ़े तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 2 खंडों का क्या मतलब है? राष्ट्रपति का अभिभाषण और सदन को संदेश भेजने का अधिकार। ये दो चीजों में इसे आप बांट करके समझना। जैसे क्या है राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति सदन को कभी भी क्या कर सकता है, वहां पर अपना भाषण दे सकता है, ठीक ना। भाषण का मतलब वहां पर बोलना, ठीक है। भाषण का मतलब अभिभाषण या भाषण कह सकते हो आप। तो संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में वहां पर क्या होता है, कभी भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये होता है उसका राष्ट्रपति का भाषण होता है। और सदन को संदेश भेजने का अधिकार, जैसे कि सदन में कुछ विधेयक वगैरह अगर वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए लंबित पड़े होते हैं तो क्या होता है कि राष्ट्रपति उससे संदेश भेजता है सदन को कि ये जो चीज़ें हैं जो सदन में जो मतलब लंबित पड़े हुए हैं, जो लंबित पड़े हुए विधेयक होते हैं, क्यों लंबित पड़े हुए हैं, इस तरह से कुछ संदेश राष्ट्रपति के द्वारा सदन को भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है वो ये कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद नंबर यहाँ पर 86 में है। ये बात आप यहाँ पर याद रखें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 87 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है राष्ट्रपति का विशिष्ट अभिभाषण का उल्लेख है। राष्ट्रपति के विशिष्ट अभिभाषण का उल्लेख है यहाँ पर, ठीक ना। यह उल्लेख है, यह समझ सकते हो कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का अधिकार है। और यहाँ पर विशिष्ट अभिभाषण देखो, यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण लिखा हुआ है, यहाँ पर राष्ट्रपति का विशिष्ट अभिभाषण का उल्लेख है। विशिष्ट अभिभाषण उसे कहते हैं कि जब राष्ट्रपति जैसे नई लोकसभा चुन करके आती है तो उसकी लोकसभा और राज्यसभा की दोनों संयुक्त बैठक होती है, उसको जो संबोधित कर देता है वहाँ पे,
ठीक ना, ये बात होती है कि जब वो चुन करके आती है लोकसभा तो, और जब प्रत्येक साल क्या होता है कि जो प्रत्येक साल की जो पहली बैठक होती है, प्रत्येक सत्र साल में जो पहली बैठक होती है, जैसे कि बजट लाया जाता है, तो जो है बजट लाया जाता है, तो उस समय भी क्या होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है, ठीक ना, लोकसभा और राष्ट्रपति दोनों में। तो उसे हम वहाँ पर क्या नाम देते हैं, विशिष्ट अभिभाषण, ठीक है। तो विशिष्ट अभिभाषण में यहाँ पर समझ सकते हो कि विशिष्ट अभिभाषण किसे कहा जाता है। तो पहली स्थिति जब नई लोकसभा चुन करके आती है तब दिया गया अभिभाषण विशिष्ट अभिभाषण होता है। जब यहाँ पर मैं दोनों बातें लिख देता हूँ, जब नई लोकसभा चुनकर आती है, जब नई लोकसभा चुन करके आती है तो उसको वहाँ पे क्या नाम दे देता है, विशिष्ट अभिभाषण कहा जाता है, ठीक ना, जब वहाँ पर उनके द्वारा कुछ बोला जाता है। तो दूसरा क्या होता है, ठीक ना, साल का पहले सत्र पर दिया गया भाषण, प्रत्येक वर्ष के शुरुआती सत्र में दिया गया भाषण, ठीक है, जो दिया गया भाषण होता है वो विशिष्ट अभिभाषण होता है। तो ये आप आई थिंक समझ गए होंगे कि जब नई लोकसभा चुन करके आती है तो उसमें दिया गया भाषण, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा वो विशिष्ट अभिभाषण होता है। और प्रत्येक वर्ष के शुरुआती सत्र में दिया गया जो भाषण होता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पे विशिष्ट अभिभाषण कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ कि नोट में ये बात लिखना जरूरी है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। मंत्रिमंडल तैयार करता है, ये बात आपको याद रखिए। इस सवाल कई बार पूछा गया मंडल एग्जामों में, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है, तो वो मंत्रिमंडल होता है वही तैयार करता है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर आर्टिकल नंबर 85, 86 और 87 समझ गए हैं। हालांकि 85 पर चलो बाद में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि 85 में क्या लिखा हुआ है, तो ये लिख देता हूँ उसे भी। अनुच्छेद 85 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, या इसे मिटा करके लिख देते हैं। अनुच्छेद 85, इसमें 2-3 बातें लिखी गई हैं, मैं इसे खंडों में तोड़ करके आपको पढ़ा देता हूँ। इसी के तहत राष्ट्रपति संसद को या सदनों को आहूत करता है। इसी के तहत राष्ट्रपति सदन को आहूत करता है। आहूत करने का मतलब यहाँ पर बुलाता है, ठीक है ना। अगर जैसे कि अभी आपने देखा था कि मैंने 86 में आपसे क्या बोला था कि राष्ट्रपति जब चाहे मतलब कि जो है जब चाहे वो संसद में भाषण दे सकता है, तो जब बुलाएगा तभी तो भाषण देगा, तो बुलाने की इसमें व्यवस्था की गई है। इसी के तहत राष्ट्रपति सदन को आहूत कर सकता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जब वो मन करे। जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे देश में संसद जो सदन होती है वो साल भर में 3 ही बैठक होती है, लेकिन उसके अलावा अगर राष्ट्रपति चाहता है कि बीच में और कभी भी जो है बुलाना, तो वो यहाँ पर उनको अधिकार दिया गया है। तो इसी में, और दूसरी बात क्या है, इसी के तहत राष्ट्रपति संसद का
सदन लिखता हूँ, सदन का सत्रावसान करता है। सत्रावसान करने का मतलब देखिए, सत्रावसान का मतलब समझना होगा कि जैसे कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि सत्रावसान करने का मतलब जैसे कि सबसे पहले लास्ट के फरवरी मंथ में क्या होता है, जब बजट आता है तो बजट सत्र चलता है तो 10-15 दिन तक चलेगा। तो जो अंतिम दिन होता है उस दिन ही कहा जाता है कि इस सत्र का अंतिम दिन है। अब वो इसका यहाँ पर इसे अंत किया जाता है। अगला सत्र जब चलेगा, ठीक ना, जो शीतकालीन सत्र आएगा या जो है मानसून सत्र आएगा, तो तब तक के लिए उसे क्या कर दिया जाता है, सत्रावसान उसका कर दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वो बजट सत्र आता है तो बजट सत्र के अंतिम दिन ही राष्ट्रपति के द्वारा उसका सत्रावसान कर दिया जाता है, ठीक ना। तो ये बात यहाँ पर आप याद रखें कि सत्रावसान किस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अगली बात यहाँ पर समझिएगा कि जो सत्रावसान होता है, या यहीं पर एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप चाहे तो नोट में इस बात को समझ लीजिएगा कि क्या बातें स्पष्ट होनी चाहिए। कि जैसे कि 2 सत्रों के मध्य भारत के 1 वर्ष या 1 वर्ष ना कहो, ऐसे कहो कि 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 1 साल में 2 सत्र यानी संसद की बैठक जो है वो 2 बार तो न्यूनतम होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितनी बार बैठाई जा सकती है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखें हैं कि संसद की जो बैठक है, ठीक ना, वो जो है 6 माह के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगली बात क्या, एक बात और समझा देता हूँ पहले से कि एक बात और, जैसे कि वो बुलाने का हो गया और सत्रावसान करने की जो क्षमता है वो इसी में है। और एक बात, ठीक है, और स्थगन, अगर हम यहाँ पर बात करें, इसी के तहत राष्ट्रपति सदन का स्थगन करता है। स्थगन का मतलब क्या होता है, ये मेरी बात समझना आप। स्थगन का मतलब जैसे कि आपने देखे कभी कभी लोकसभा चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है, तो कुछ समय के लिए वो स्थगित कर दी जाती है, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। उसके बाद पुनः चर्चा के लिए बुलाया, कह दिया जाता है कि 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाती है। उसके बाद फिर चर्चा होती है, फिर लोग आते हैं सदन में, ठीक ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि स्थगन, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल नंबर 85 में संसद को आहूत करने का, सत्रावसान करने का और स्थगन करने का अधिकार है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक और समझते हैं। एक विधायी शक्तियों में अगला आर्टिकल होता है अनुच्छेद 331, ठीक है। अनुच्छेद 331 में क्या लिखा हुआ है, इसी के तहत राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति को लगता है, कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है, ठीक है ना। आप ऐसे समझो जैसे कि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा में कोई भी
कोई भी एंग्लो इंडियन चुनकर नहीं जाता है, और राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन वहाँ पर जो है पूरा उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे मनोनीत करने का अधिकार है। लेकिन ये स्वविवेकीय नहीं होता भैया, ठीक है ना। ये जो मंत्रिपरिषद जिसका नामकरण देती है मंत्रिपरिषद, उसी को राष्ट्रपति यहाँ पर मनोनीत करता है। तो मैं बीच बीच में ये भी बताते हुए चलता हूँ आपको, ठीक है, कि मनोनीत जो होता है वो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता है वो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जब यदि उसे लगता है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, लेकिन अब आपको वर्तमान टाइम की अगर हम बात करें कि ये वाला एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है, ठीक ना, वो 2020 में ख़त्म कर दिया गया। संविधान 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ, और उसके तहत एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, ये जो आरक्षण ही समझ लो आप इसे, तो आरक्षण था, इसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो SC ST का आरक्षण था उसे पुनः 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। SC ST का जो आरक्षण था प्रत्येक 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन इनका यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एंग्लो इंडियन क्या है, ठीक ना। तो एंग्लो इंडियन मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन, ठीक है। अगर ये कह दिया जाए एंग्लो इंडियन की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा इसकी अगर कह दिया जाए किसमें दी गई है, तो परिभाषा अनुच्छेद 366 में है। किसमें है? अनुच्छेद 366 में इसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या है ये बात समझा देता हूँ। परिभाषा के लिए 3 शर्तें यहाँ पर, इसमें 3 शर्तें दी गई हैं, इसमें 3 शर्तें दी गई हैं, और वो 3 शर्तें कौन सी हैं? 3 शर्तें दी गई हैं, ठीक है ना भैया। 3 शर्तों में पहली शर्त यहाँ पर समझिए कि वह भारत का, मैं लिख देता हूँ तीनों फिर और स्पष्ट कर दूंगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, उस व्यक्ति का पिता या पितामह या कह सकते हो पितृमूल का होना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए आप। पितृमूल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई जो पिता की पीढ़ी के लोग हों, पिता की पीढ़ी, दादा, परदादा, और फिर उनके दादा ऐसे, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति का पिता या पितामह, ठीक है, यूरोपीय देश का होना चाहिए, देश का होना चाहिए। यहाँ पर अंडरलाइन इस बात को गौर करके समझना है, यूरोपीय देश का मतलब यहाँ पर क्या है। लोग बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ कि वनडे एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि आप एंग्लो इंडियन के बारे में बताइए, वहाँ ऑप्शन करके दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे तरीके से समझ लेना है आपको, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसकी परिभाषा क्या होती है। 1 2 तीसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें कि तीसरी क्या लिखा हुआ है, उस व्यक्ति का माता, उस व्यक्ति की माता भारतीय मूल की होनी चाहिए, भारतीय मूल की होनी चाहिए, ठीक है भैया। अभी थोड़ा आप कम समझ पा रहे होंगे, अब मैं आपको मौखिक रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसे अच्छे तरीके से समझें। मौखिक तरीके से क्या समझाना है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, खुद ही को आप मान सकते हो या मैं अपने आप को ही मान सकता हूँ कि अभी तो वर्तमान टाइम पे हम क्या है, भारत के जो है नागरिक हैं। यदि हमारे दादा परदादा या हमारे पिता क्या होते, वो यूरोप के निवासी होते या यूरोप के निवासी रहे होते, और जो हमारी माता जी हैं, माता जी ही नहीं, हमारी माता जी की माता जी की माता जी, इनमें से कोई भी
अगर वो भारतीय मूल की होती तो हम क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, ठीक ना। उसमें ये विधि कंडीशन होता है कि वह कंडीशन होता है कि भाई पिता जो है वो किसी अन्य देश का नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर स्पष्टली लिखा गया है, ठीक है ना। वो कहाँ का होना चाहिए, जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के किसी भी देश का होना चाहिए भैया। कहाँ का होना चाहिए, यूरोप महाद्वीप के किसी भी देश का यहाँ पर होना चाहिए। और जो हमारी माता है वो भारतीय मूल की होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर नागरिक हूँ तो मैं एंग्लो इंडियन कहलाऊंगा। आई थिंक आप यहाँ पर समझ के रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर एंग्लो इंडियन की परिभाषा से आप यहाँ पर क्लियर कर गए होंगे कि चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है ना भैया। और फिर यहाँ पर परिभाषा भी याद रखना है 366। मैं आपसे बता दूं, अगर आपको किसी भी चीज़ की परिभाषा पूछी जाए लगभग और आपको वो अनुच्छेद ना पता हो तो 366 ही बता देना। हालांकि कुछ छोड़ करके जैसे 12 में है राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है तो वो अलग बात है, ठीक ना। लेकिन ये 366 में परिभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो हाँ, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे मिटा करके आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 शर्तें दी गई हैं, वो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इन 3 शर्तों के बाद एक बात आपको यहाँ पर चाहे तो नोट डाल करके लिख लेना है, और वो नोट क्या होगा ये बात ध्यान देना, क्योंकि आपको पता होगा 104 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण आगे नहीं बढ़ाया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया, ठीक है ना। आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन एक पॉइंट और याद रख लेना है, SC ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर SC ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये बात याद रखना। लेकिन और वो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 2020 के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन ये यहाँ पर आरक्षण को आगे यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो एक आर्टिकल यहाँ पर और प्रमुखता से आपको याद रखना है, तो वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। लगभग यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे क्या है, अगर मैं लिख दूँ एक अनुच्छेद, बेटा और याद रख लीजिए आप, अनुच्छेद 80। इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत, इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 12, लोकसभा में बेटा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, जो 4 क्षेत्रों से होते हैं, ठीक है ना। 4 क्षेत्र कौन कौन सा होता है जो निम्न है, ठीक है। ये 4 क्षेत्र आप याद रखें। एक होता है जिसे कहते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, और क्या होता है समाज सेवा, ठीक है भैया। तो ऐसा नहीं है कि
जो है, जो 12 लोगों को मनोनीत किया जाएगा वो 3-3 लोग प्रत्येक जगह से आएंगे। वो ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्येक एक ही क्षेत्र से 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है, और कुछ यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, इस तरीके से भी चुना जा सकता है। ठीक है ना, मतलब आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। चाहे कला के क्षेत्र से, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इनमें जरूरी नहीं है कि सब क्षेत्रों से लेना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये बहुत विवादित मैटर रहा है। आप देखे होंगे तो समय समय पर जैसे रंजन गोगोई जी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। ठीक है, सचिन जी को जो है राष्ट्र वो बनाया गया, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो ये थोड़ा सा निश्चित नहीं हो पाता कि कौन सा व्यक्ति समाज से भी है या कला के क्षेत्र से है। तो किसी भी चीज़ को उठा करके वो, जब कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो क्या करती है सरकारें, उन्हें कला के क्षेत्र में बैठा करके राज्यसभा का सांसद बना देती हैं। तो ये थोड़ा सा विवादित मामला रहा है, लेकिन आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। सवाल यहाँ से ऐसे आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो 12 लोगों को मनोनीत करता है। अच्छा, ये 12 लोगों को जो मनोनीत करता है, क्या ये राष्ट्रपति की जो है स्वतः राष्ट्रपति की स्वयं की जो है स्वाविवेकी शक्ति होती है, स्वाविवेकी पावर है? तो नहीं, या भी स्वाविवेकीय नहीं है। ठीक ना, ये मंत्रिमंडल या ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही, किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो नाम दिए जाते हैं इनको, राष्ट्रपति को, उन्हीं को ये यहाँ पर मनोनीत करते हैं। तो इस विधि को आप यहाँ पर इस तरीके से अच्छे तरीके से याद रखें। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और एक बात जैसे कि आपने देखा होगा कि हम आपको बता रहे थे कि जैसे कि आप ये ऐसे याद रखो कि 3 चीज़ें थी, जैसे कि संसद में राष्ट्रपति संसद का क्या कर सकता है? सत्रावसान कर सकता है, आहूत कर सकता है, स्थगन कर सकता है। स्थगन के साथ साथ वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यानी कि यदि मैं बात करूं कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति वो भी राष्ट्रपति के पास ही है भैया। ठीक ना, तो भंग करने का मतलब जैसे कि वो फिर पावर में नहीं होगी, लोकसभा पावर में नहीं होगी, उसे भंग कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद रखें। तो बस इसी के साथ यहाँ पे राष्ट्रपति की विधायी की शक्तियाँ कंप्लीट होती हैं। ठीक है, बाकी अभी कुछ और शक्तियाँ भी बची हुई हैं, तो हम उस पर आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।